हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसा आप जानते हैं, ये जो चैनल है ये आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक अवेलेबल करवाता है। चाहे आप एनटी यूजीसी नेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी में ये आपको टॉपिक जो है वो काम आने वाला है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी, जो कि रिसेंटली एग्जाम्स में पूछी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो बिफोर स्टार्टिंग, it's about me. I am former assistant professor, PhD in management, UGC NET, MBA in HR, 10+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा सेशंस कि आखिर ये जो है आपका हॉफस्टेड कल्चर्स डायमेंशन थ्योरी, आखिर ये है क्या, क्यों इसके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये अजीब सा नाम क्यों है। चलिए मुझे बताइए, आपके घर में ऐसा होता है कि लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक कई घरों में डिसीजन जो है वो सिर्फ पापा का होता है कि पापा ने डिसीजन ले लिया, वही फाइनल हो गया। बट कुछ घरों में डिसीजन जो होता है वो सबकी रजामंदी से होता है, राइट। कुछ घरों में होता है कि सब अपने अपने अलग अलग टाइम पर खाना खाते हैं, बट कुछ घरों में होता है कि सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। देखा होगा आपने। कहीं पर लाइक बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम रखते हैं और कहीं पर एक स्ट्रिक्ट माहौल होता है, उसी को फॉलो करके चलना पड़ता है। किसी किसी घर में रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, किसी किसी घर में रूल्स रेगुलेशंस कम होते हैं। तो इस तरह से हर घर का, हर फैमिली का कल्चर जो है वो अलग अलग होता है, राइट। उसी तरह से हॉफस्टेड ने बताया कि भाई जो कंट्रीज होती हैं इनके कल्चर्स भी अलग अलग होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशंस थ्योरी। इन्होंने कुछ डायमेंशंस दिए हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने कल्चर्स को डिफाइन किया है कि किसमें कैसा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी हेल्प टू एड्रेस एंड बिहेवियर और इंटरेक्शंस बिटवीन द कल्चर्स। जैसा हमने कहा कि ये क्या कर रहा है, इसका जो टारगेट है वो है आपका कल्चर की, कल्चर की तरफ जो है वो फोकस करता है, ठीक है ना। बिहेवियर देखता है, इंटरेक्शंस देखता है बिटवीन द कल्चर्स। इट इज encourage the group and entire communities and the countries into one group and examine the same behavior from all individuals in the group। हम क्या, ये इसका कहना ये है सीधा सीधा कि एक कंट्री में किस तरह का बिहेवियर आपका फॉलो होता है उसको लेकर यहाँ पर आपकी बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, जो इन्होंने दिया है वो है आपके गिट हॉफस्टेड। ये एक सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने नीदरलैंड के, और इन्होंने यहाँ पर एक काम किया था 1980s में, जिन्होंने एनालाइज किया था अराउंड 88,000 स्टाफ मेंबर्स इन्होंने लिए थे, वो भी किसके, 72 नेशंस के। और आईबीएम की जितनी भी सब्सिडरीज थी उन पर इसको इन्होंने किया था। तो किस कंपनी के ऊपर किया है, आईबीएम के ऊपर किया है। ध्यान दीजिएगा, आईबीएम की जितनी भी सब्सिडरीज थी, यानी कि जितनी भी इसकी ब्रांचेस थी, उस सभी के अराउंड 88,000, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये अप्रोक्सी नंबर है कि इतने स्टाफ के ऊपर उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। और अराउंड 72 नेशंस को इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था जो बताता है रिगार्डिंग द कल्चर्स। तो हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी जो है ये बिलीव करती है एंड डिफाइन करती है इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन इट्स मेंबर्स वैल्यू एंड हाउ दिस वैल्यू रिलेट टू इट्स बिहेवियर। ये कहती है कि कैसे कल्चर जो है वो मेंबर्स की वैल्यूज पर इम्पैक्ट डालता है और कैसे मेंबर्स की वैल्यू जो है उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है हॉफस्टेड का कल्चर डायमेंशन थ्योरी। और साथ ही साथ ये जो कल्चर डायमेंशन थ्योरी है ये क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर जो है वो आती है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर आती है, साथ ही साथ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशंस को भी ये बताती है। तो देखते हैं आखिर ये थ्योरी क्या होती है। तो जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया ही था कि बहुत सारे जो लाइक आपके 88,000 स्टाफ के ऊपर किया गया था। तो सबसे पहले जब ये हुआ था, ठीक है, आप कहोगे कि मैम यहाँ तो नंबर बढ़ गया, तो मैंने कहा था कि अप्रोक्सी नंबर है, तो बट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो हुआ था ये 50 कंट्रीज के ऊपर किया गया था। और जब 50 कंट्रीज के ऊपर किया गया था तो उस समय पर 4 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया गया था। मतलब इनिशियली जो डायमेंशन आइडेंटिफाई किए गए थे वो आपके 4 डायमेंशंस थे। वो कौन कौन से थे, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटीज। मैम बड़े अजीब अजीब से नाम है,
पता नहीं क्या हो जाता है ना, ये लोग ऐसे अजीब अजीब से नाम लेकर आते हैं कि पता है बच्चों को याद करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट कोई ना, एक डायग्राम अभी बताऊंगी ना, तो उसके थ्रू आपको बड़ी आसानी से ये सारे नाम जो है ना वो याद हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इतना याद रखो, सबसे पहले किस पर हुआ थे, 50 कंट्री पर हुआ था। कितने डायमेंशन दिए थे, 4 डायमेंशन दिए थे। कौन कौन से दिए थे, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। फिर क्या दे दिया, पावर डिस्टेंस दे दिया। फिर क्या दे दिया, फिर दे दिया अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। और फिर कौन सा दे दिया, मैस्कुलिनिटीज एंड द फेमिनिस्टी। ठीक है, ये 4 दे दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ और डायमेंशंस ऐड किए गए, है ना, इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च किया गया। तो रिसर्च में 1991 में एक और डायमेंशन ऐड हुआ जो कि था आपका 5th डायमेंशन। वो कौन सा डायमेंशन था, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डायरेक्शन। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डायमेंशन आपका ऐड किया गया। तो कितने डायमेंशन हो गए, शुरू के 4 और अभी 1 हो गया, यानी कि 5 डायमेंशन हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो अब क्या हुआ, फाइनली एक और जो हॉफस्टेड स्टडी है उसका रिप्लिकेशन हुआ। ठीक है, फिर ध्यान दिया गया इसके ऊपर, फिर से देखा गया। तो 93 का सेपरेट कंट्रीज में फिर से इसको किया गया था, और यहाँ पर 5 डायमेंशन तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। अब एक और 6th डायमेंशन आपके सामने आया, वो था आपका इंडल्जेंस एंड द रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये आया था आपका 2010 में, है ना। 2010 में आपका 6th डायमेंशन जो है वो आपका क्रिएट किया गया। तो इस तरह से जो हमारी ये जो लाइक आपकी जो थ्योरी है हॉफस्टेड की, यहाँ पर 6 डायमेंशन के ऊपर काम करती है। ये 6 डायमेंशंस क्या हैं उनको हम देखते हैं। देखो, पहला डायमेंशन आपका आया पावर डिस्टेंस, द सेकंड वन इज द कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, थर्ड वन इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, देन द नेक्स्ट वन इज फेमिनिटी वर्सेस द मैस्कुलिनिटी, then long term and short term orientations and आपका रेस्टोरेंट एंड इंडल्जेंस। ठीक है, अभी देखते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ अच्छे भी पॉइंट्स हैं। तो पहला आपका आता है पावर डिस्टेंस, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। इनका कहना यह है कि जो सोसाइटीज होती हैं उनमें पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो अलग अलग लेवल पर होता है। किसी जगह पर हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किसी जगह पर लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे इनका कहना है कि जहां पर लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका एगेलिटेरियंस वाला कंडीशन जो होगी, और जहां पर आपका हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका एम्बरेंस हायरार्की के ऊपर फोकस किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास में लो पावर वाली कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर लो पावर इंडेक्स डिस्टेंस वाली कंडीशन है अगर, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक तरह से पावर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस तरह से उसको टॉलरेंस किया जाता है इनइक्वालिटी के बेसिस पर। इनइक्वालिटी के बेसिस पर क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर पावर को या तो हाई या लो, 2 कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, 2 कंडीशन, हाई और लो कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। एक होता है हाई पावर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर पावर जो है वो एक उच्च लेवल पर है, मतलब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पावर को यूज किया जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि जहां पर पावर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो उस केस में सामने वाला अपने ऊपर ही सारा काम लेता है ना, अपने सबॉर्डिनेट को वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है ना, ब्यूरोक्रेसी को इंकरेज करता है, क्योंकि वो खुद ही डिसीजन मेकर यहाँ पर बन जाता है। वो अथॉरिटीज को यहाँ पर इंकरेज करता है, हाई रिस्पेक्ट ऑफ और रैंक को यहाँ पर करता है। मतलब एक तरह से ये वो पर्सन्स हो जाते हैं, वो कंट्रीज हो जाती हैं जो कि अपने आप को सुपीरियर समझती हैं और ज़्यादा जो अपने जो उनके साथ में लोग हैं उनको वो इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, पावर डिस्टेंस इंडेक्स। अब वही लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कल्चर होता है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके जो फीचर होते हैं कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है लो पावर इंडेक्स, यानी कि इसने क्या किया है कि सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। उन्हें जो डिसीजन लेना है सही लगता है तो वो उसको ले सकते हैं। यहाँ पर जो होता है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल काम करती है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका वर्क करता है। और अगर
हम देखें तो यहाँ पर जो पावर डिस्टेंस होता है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये हमको बताता है कि कौन सी कंट्रीज किस तरह के बिहेवियर को रखती है। कुछ आपका हाई पावर डिस्टेंस रखते होंगे, कुछ आपकी लो पावर डिस्टेंस रखते हैं। तो ये एक हो गया आपका डायमेंशन जिसके बेस पर कल्चर डिसाइड होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है सेकंड, अगर आप देखोगे तो सेकंड है आपका कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो कल्चर की प्रायोरिटीज जो दी गई है वो इंडिविजुअल गोल्स को लेकर चलता है या ग्रुप के गोल को लेकर चलना है, उसके ऊपर बात की जाती है। तो कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म में ये बताया गया है कि जो इंडिविजुअलिज्म होता है उसमें ज्यादातर जो पर्सन होते हैं वो खुद के बारे में सोचते हैं, है ना। और कलेक्टिविज्म का मतलब है कि ये ग्रुप के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हॉकी की हम बात करें, है ना, चक दे इंडिया मूवी आप सबने देखा होगा। उस समय पर जब स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हर इंसान जो है वो अपने आप को सक्सेस बनाना चाहता है कि मेरा नाम हो, मैं अच्छा करूं। तो इसके चलते वो टीम को इतना फोकस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। तो ऐसे भी कई तरह की कंट्रीज होती हैं जो सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, वो ग्रुप को लेकर नहीं चलती हैं। तो वही यहाँ पर ही बताया कि कुछ जगहों पर ये कल्चर भी चलता है जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, मतलब खुद से इंडिविजुअलिज्म करता है, खुद का सोचते हैं, बाकी किसी का नहीं सोचते। वही कुछ जो होती हैं वो कलेक्टिविज्म को लेकर चलते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जैसे हॉकी का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो हॉकी में टीम वर्क या कोई भी गेम होता है उसमें टीम वर्क जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अगर सिंगल पर्सन अपना फायदा देख रहा है और वहीं पर कलेक्टिविज्म में आप देखोगे तो ये क्या करते हैं कि खुद का फायदे की साथ साथ सबका फायदा देखते हैं, ग्रुप को टारगेट करके चलते हैं कि मेरा ग्रुप जीतना चाहिए। तो ये भी एक तरह का यहाँ पर क्या है, कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। यस, तो ये जो है आपका इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, इसमें आप देखोगे कि ये जो कंसिडर करता है डिग्री को, जैसा मैंने बताया कि खुद के बेसिस पर और ग्रुप के बेसिस पर। तो इंडिविजुअलिज्म इंडिकेट करता है कि इंपॉर्टेंस एंड प्लेस अट्रैक्टिंग द पर्सनल गोल, ये सिर्फ पर्सनल गोल को फोकस करता है। इसका मेन जो कैटेगरी है वो है आई। वही कलेक्टिविज्म जो है वो उसका जो मेन एम होता है वो वेलबींग होती है उसके ग्रुप की, क्योंकि ये जो है ये वी को टारगेट करके चलते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कलेक्टिविज्म को फॉलो करती है, क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में ना सोच के सबके बारे में सोच के चलना प्रेफर करती है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो वो कौन से में आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी कलेक्टिविज्म में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखें फिर आता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स कहता है कि कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो अनसर्टेनिटी के साथ में कंफर्टेबल होती है। लाइक इन्हें पता है कि अगर कहीं पर भी उनका लाइक मार्केट कंडीशन उनकी डाउन हो जाए, उनके जो वर्कर्स हैं वो नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो इस केस में उनको कैसे डील करना है, कैसे वो अपने आप को स्टेबल दोबारा से कर सकते हैं, वो इन सारी कंडीशंस में कंफर्टेबल होते हैं। उन्हें पता है कि हाउ टू लाइक कैसे वो कर सकते हैं, वो अपने ऊपर इतनी इच्छा शक्ति रखते हैं कि दे नो कि हाँ हाउ टू टैकल विद एनी सिचुएशन। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो अनकंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, कुछ जो लोग होते हैं, कुछ जो कंट्रीज होती हैं वो अनसर्टेनिटी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। कुछ भी अनसर्टेनिटी आई तो वहां पर उनका जो है वो सिस्टम डगमगा जाता है। तो अनसर्टेनिटी और लाइक अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में यही चीज बताई गई है कि कुछ कंट्रीज जो है वो अनसर्टेनिटी को लेकर कंफर्टेबल है और कुछ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये देखो आप, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स जो होता है वो कंसिडर करता है एक्सटेंट टू विच अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी आर टॉलरेटेड। ये क्या होगा, टॉलरेट होंगी। और वही एक डायमेंशन बताता है कि अननोन सिचुएशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से वो टॉलरेट नहीं होंगी। तो हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, इंडिकेट द लो टॉलरेंस, ठीक है ना, फॉर अनसर्टेनिटी। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब ये अनसर्टेनिटी को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि द अननोन इज मिनिमाइज थ्रू द स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस। ये एक अपना स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस लेकर चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और ये अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पर हाई हो गया।
वहीं कुछ कंट्रीज में लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेड इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स की हाई टॉलरेंस ऑफ फॉर अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी एंड रिस्क टेकिंग। मतलब ये आसानी से जो भी आपका अनसर्टेनिटी आती है उसको ही टॉलरेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हर चीज को ओपनली एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, है ना। तो रूल्स रेगुलेशंस में एक तरह से फ्लक्चुएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो जो आपका हाई अनसर्टेनिटी वाले हो गए, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाले जो हो गए, वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स चलेंगे, और जो लो अनसर्टेनिटी वाले होंगे वहां पर रूल्स रेगुलेशन ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दैट इज की फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी। ये फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी जो है, यहाँ पर आपका वांट टू बी बेस्ट और लाइकिंग व्हाट यू डू, इस तरह से आपको इसमें टू तरह से बताया गया है कि मोटिवेट कैसे हो सकता है। तो फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, एक होता है नर्चर इंपॉर्टेंट और एक होता है पावर इंपॉर्टेंट। तो जो मैस्कुलिनिटी वाला होता है ये एक तरह से पावर इंपॉर्टेंट की तरफ ज्यादा फोकस करता है। कैसे करता है वो भी आप देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन से नंबर का है? 4th नंबर का। हम 1 2 3 देख चुके हैं। अब ये हमारा 4th नंबर का आपका पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। ठीक है, द मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी डायमेंशन इज ऑल्सो रिफर्स टू एज अ टफ वर्सेस टेंडर। टेंडर मतलब एक तरह से काइंडनेस की तरफ है, ये एक तरफ कट टफ होता है काफी ज्यादा और एक तरफ होता है आपका काइंडनेस। एंड कंसिडर द प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी फॉर अचीविंग एटीट्यूड टूवर्ड द सेक्सुअलिटी इक्वालिटी एंड द बिहेवियर। क्या मेल फीमेल की कैटेगरी को एक समान लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या यहाँ पर भी एक तरह से जो अलग अलग बिहेवियर है उन सबको साथ में लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? उस तरह से यहाँ पर कुछ चीजों को बताया गया है। जैसे मैस्कुलिनिटी जो है ये कम्स ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जेंडर रोल होता है ना। मतलब आपका मेल फीमेल को डिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि यार तुम ये काम नहीं कर सकती हो बिकॉज तुम लड़की हो, वो वाला फंडा यहाँ पर काम करता है। कई सारी कंट्रीज में ये चीज होती है। ठीक है, असर्टिव होते हैं ये, कंसंट्रेट ऑन मटेरियल अचीवमेंट। यहाँ पर ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए और मटेरियल अचीवमेंट की तरफ ज्यादा फोकस होता है मैस्कुलिनिटी वाले का। वहीं जो फेमिनिटीज वाले होते हैं कम्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लूट द जनरल रोल। ये जनरल रोल्स को इतना नहीं मानते हैं, ये मॉडेस्ट होते हैं, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाले होंगे। रूल्स रेगुलेशंस जो ये यूज करेंगे वो करंट को लेकर होते हैं, नर्चरिंग होते हैं एंड कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ज्यादा फोकस करने वाले होते हैं। और अगर लाइक समझ में आया ना कि ये वाले जो पर्सन होंगे ये होंगे कि भाई ये थोड़ा सा मेल फीमेल को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि यार मेल जो काम कर सकता है वो फीमेल नहीं कर सकती। पर फेमिनिस्ट वाले जो होते हैं ये हर चीज एक्सेप्ट करने वाले होते हैं कि नहीं, इजीली कोई भी किस काम को कर सकता है। अब इंडिया में क्या होगा? अगर मैं बात करूं इंडिया की, ऑल्दो अब सिचुएशन चेंज हो रही है लेकिन इंडिया में अभी भी जो चल रहा है वो मैस्कुलिनिटी वाला फंडा जो है वही आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी धीरे धीरे फेमिनिस्टिक की तरफ हम जा रहे हैं बट पूरी तरह से अभी नहीं गए हैं। अब भी कई जगह पर जेंडर को लेकर बायसेस आपको देखने को मिल जाएगा, कास्ट को लेकर, रिलीजन्स को लेकर आपको चीजें जो है वो यहाँ पर आपको बाइस्ड मिल जाएंगी, यहाँ पर कुछ चेंजेस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका आता है ना, ये हमने अभी यहाँ पर 4 देख लिया आपके। अब आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है इसका मतलब है जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो कैसी है, लॉन्ग टर्म बेस पर है या शॉर्ट टर्म बेस पर है। मतलब आपका विजन कैसा है। कुछ लोग हैं जो लाइक हर एक इंसान का अपना एक टारगेट होता है। जैसे आपने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे एंटी यूजीसी नेट को क्लियर करना है, तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म टारगेट कि आप उसी से खुश होंगे, बाकी छोटे छोटे कितने भी काम हो जाए आप उससे खुश नहीं होंगे। वहीं कुछ लोग हैं जो सिंपल मॉक टेस्ट में पास होने पर भी अपनी बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, तो दैट मीन्स कि वो शॉर्ट टर्म में भी खुश होते हैं। तो ट्रेडिशनल और शॉर्ट टर्म वाला एक होगा और दूसरा क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाला मतलब ट्रेडिशनल या शॉर्ट टर्म होगा और एक होगा फ्यूचरिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म। तो कुछ लोग, कुछ कल्चर जो होता है वो शॉर्ट टर्म या ट्रेडिशनल वे को फॉलो करता है, कुछ जो होता है वो फ्यूचर को देखकर चलता है, वो ऐसे तरीके अपनाता है कि फ्यूचर में उसको क्या मिलेगा, है ना। इसका एक एग्जांपल आप शेयर मार्केट से भी ले सकते हो। कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1 से 2 दिन 3 दिन के लिए,
और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार किया उन्होंने और 4-5 साल के लिए भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज कि इस बेसिस पर भी आपका जो कल्चर है वो डिफाइन कर सकते हो आप नेशन का, ठीक है। इस बेस पर भी आप नेशन का कल्चर जो है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी भी आपको डिटेल बताती हूँ मैं। देखिए, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशंस की अगर हम बात करें तो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से डिपेंड करता है ये। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये फ्यूचर को इन्वॉल्व करने वाले होते हैं, है ना। और ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म की सक्सेस से एकदम खुश नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो ज़्यादा प्यारी होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स को ये ज़्यादा फोकस करते हैं। और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन फोकस करता है कि नियर फ्यूचर, मतलब पास की चीज़ों को ये ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। और शॉर्ट टर्म सक्सेस में ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होते हैं ये। क्विक रिजल्ट्स जो है उनसे इनका मोटो जो है वो पूरा हो जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो आपका चलेगा वो बेसिकली लॉन्ग टर्म वाला चलता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पर्सन हैं वो लॉन्ग टर्म को लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा जो अभी से ही जो जॉब में पर्सन है वो अभी से ही अपने रिटायरमेंट का प्लान जो है वो तैयार करके बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है इसी का लास्ट पॉइंट। अब आता है इसका लास्ट पॉइंट, दैट इज दी आपका रेस्टोरेंट एंड इंडल्जेंस। तो रेस्टोरेंट कुछ के लिए आपका रेस्टोरेंट इज गुड एंड कुछ के लिए सेटिस्फैक्शन इज गुड। तो एक्सटेंड टू विच पीपल ट्राई टू कंट्रोल देयर डिजाइन एंड इम्पल्सेस, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब एक्चुअली में ये क्या कहना चाहते हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो ये कहना चाहता है इंडल्जेंस एंड आपका रेस्टोरेंट्स में, द इंडल्जेंस एंड रेस्टोरेंट्स डायमेंशन कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ टेंडेंसी फॉर अ सोसाइटी टू फुलफिल इट्स डिजायर। वो यहाँ पर इस तरह से अपनी डिजायर को किस तरह से पूरा करना है उसके बारे में ये बता रहे हैं। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जो इंडल्जेंस वाले होते हैं, अगर मैं शॉर्ट टर्म आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, तो ये जो इंडल्जेंस वाले होते हैं ये एक तरह से फ्रीडम वाले होते हैं, है ना। इनको हर काम में थोड़ी सी फ्रीडम पसंद है। और जो ये वाले होंगे, कौन से आपके रेस्टोरेंट वाले, ये कुछ नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने वाले ही होते हैं। ये अपने आप सारे डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ रूल्स बना के रखते हैं, कुछ रेगुलेशंस बना के रखते हैं, उनको ये उनके अकॉर्डिंग ये कल्चर काम करता है, ठीक है। तो यस, इंडल्जेंस इंडिकेट द सोसाइटी अलाउ द रिलेटिवली फ्री ग्रेटिफिकेशन रिलेटेड टू एंजॉइंग द लाइफ एंड हैविंग फन। मतलब इनका जो मतलब होता है वो होता है कि लाइफ को कैसे एंजॉय करना है और कैसे अपने को फन गेन करना है, ये उसकी तरफ फोकस करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट की, इंडिकेट द सोसाइटी सप्रेस ग्रेटिफिकेशंस ऑफ नीड्स एंड रेगुलेशन इट थ्रू द सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म्स के थ्रू कैसे आप अपने रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, कैसे आप अपनी नीड को पूरा करते हो, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक तरह से इंडल्जेंस जो है वो फ्रीडम को देखता है और रेस्टोरेंट जो है वो नॉर्म्स को देखता है, मतलब आपके रूल्स रेगुलेशंस को देखता है, ठीक है। तो इस तरह से हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी के जो 6 डायमेंशन थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। ज्वाइन द टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।